नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी आंसर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। और आज है तारीख 12 जनवरी 2023। आज हमने 12 जनवरी के एसएससी जीडी के सभी शिफ्टों के जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अपने इस लेक्चर में शामिल किया है और इनको हमने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। आगामी परीक्षाओं में, आगामी शिफ्टों में होने वाले एग्जाम में आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है। हालांकि हमने पिछले शिफ्टों में, पिछले लेक्चर में इस नृत्य के बारे में डिस्कस किया है। तो कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? तो कालबेलिया नृत्य राजस्थान का है। तो हम बता चुके हैं इसे अपने पिछली लेक्चर सीरीज में, घूमर और कालबेलिया। तो क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं। घूमर और कालबेलिया ये राजस्थान के नृत्य हैं। पहला ऑप्शन है इसमें केरल। तो केरल से भी एक क्वेश्चन पूछा गया आज, उसको हमने ऑप्शन में डिस्कस करने की कोशिश की है। इसमें पूछा गया था केरल से कि निशा गांधी नृत्य उत्सव, निशा गांधी नृत्य उत्सव ये किस राज्य का है? तो ये केरल का है। ये भी क्वेश्चन आज पूछा गया था। और सिक्किम से भी एक क्वेश्चन आज पूछा गया। दो क्वेश्चन सिक्किम से आज पूछे गए। एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया था सागा दावा, सागा दावा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सागा दावा त्योहार या उत्सव किस राज्य का है? सिक्किम का है। एक क्वेश्चन तो आज ये पूछा गया सिक्किम से। और दूसरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन सिक्किम से पूछा गया लोसांग, लोसांग त्योहार, लोसांग त्योहार ये भी सिक्किम का है। तो ये तीनों ऑप्शन केरल, राजस्थान, सिक्किम तीनों से क्वेश्चन आज पूछे जा चुके हैं। चौथा ऑप्शन है असम। तो यहां से बिहू, बगरुम्मा ये याद रखना है, असम से संबंधित है ये बिहू, बगरुम्मा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसको समझ लेते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। पहली पंचवर्षीय योजना, इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई। यहां से दूसरी शिफ्ट में, एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई, और एक दूसरी शिफ्ट में आज ही यही क्वेश्चन पूछा गया कि पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में बल दिया गया? तो कृषि पर बल दिया गया पहली पंचवर्षीय योजना में। और ये पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल। तो प्रत्येक शिफ्ट में सामान्यतया एक क्वेश्चन पंचवर्षीय योजनाओं से भी पूछा जा रहा है, तो इसे अच्छे से तैयार करना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली, कृषि पर प्राथमिकता दी गई, हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी ये पंचवर्षीय योजना। दूसरा ऑप्शन है 1956। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली और इसमें उद्योगों को प्राथमिकता दी गई और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरा ऑप्शन है आपका 1961। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली और इसमें कृषि और उद्योग दोनों पर ध्यान दिया गया और कोशिश की गई कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाया जाए। और तीसरी पंचवर्षीय योजना आज तक की 12 पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे असफल योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना रही है, क्योंकि इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1962 में चाइना का आक्रमण हुआ और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ और 1965 और 66 में भीषण अकाल पड़ा। चौथा ऑप्शन है आपका 1966। 1966 से 1969 तक ये
वो अवधि है जिस दौरान किसी पंचवर्षीय योजना को नहीं लागू किया गया, इसे योजना अवकाश कहते हैं। योजना अवकाश अर्थात भारत सरकार के पास इतने पैसे नहीं थे, आर्थिक सिचुएशन अच्छी नहीं थी, इसलिए किसी भी पंचवर्षीय योजना को इस दौरान नहीं लॉन्च किया गया 1966 से 69। और इसी दौरान भारत में 1966 से 67 के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत होती है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो पहला ऑप्शन 1951। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शामिल हुए? तो मूल कर्तव्यों से क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ। पहला संविधान संशोधन हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और इसके तहत हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अर्थात मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। दूसरा ऑप्शन है आपका राजीव गांधी। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक 1984 से 1989 तक देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहे और इनके समय में 52वां संविधान संशोधन हुआ। 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैज बीन डन इन 1985। तो राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ और इसके तहत 10वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई और ये अनुसूची दल बदल से संबंधित है। दल बदल पर रोक लगाती है ये अनुसूची। तीसरा ऑप्शन है आपका इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और इसके तहत हमारे संविधान में कई परिवर्तन किए गए। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहते हैं और इसके तहत हमारे संविधान में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए, मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल कर्तव्यों का प्रावधान सोवियत संघ अर्थात रूस के संविधान से प्रेरित है और 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य शामिल किए गए और 1976 में 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए और फिर इसके बाद 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में 11वां मूल कर्तव्य शामिल किया गया। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं और मूल कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4A और आर्टिकल 51A में है। तो मूल कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4A आर्टिकल 51A में है और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला ऑप्शन है आपका मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और ये सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने। लगभग 81 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने। ये भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया तथा पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से भी सम्मानित किया गया। और 1977 से 1979 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। और इनके कार्यकाल में हमारे संविधान में संशोधन हुआ और 1978 में इनके कार्यकाल में संशोधन हुआ और वो 44वां संविधान संशोधन है जहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में हमारे संविधान में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया मोरारजी देसाई के कार्यकाल के दौरान। अगला ऑप्शन है हमारा पीवी नरसिम्हा राव। ये 1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे
और इनके कार्यकाल के दौरान हमारे संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। ये भी हुआ। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, पंचायत से संबंधित है, और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो अगले इसमें आपका जो क्वेश्चन पूछा गया, मूल कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शामिल हुए, तो मूल कर्तव्य इंदिरा गांधी के कार्यकाल में शामिल हुए। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का, वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, तो इनको समझ लेते हैं। इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, तो यहां से भी आज एक क्वेश्चन पूछा गया। CSIR इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका गठन हुआ था 1942 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, और इसी संगठन का निर्देशक बनाया गया है, इसी संगठन का हाल ही में निर्देशक बनाया गया है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को। तो इनसे क्वेश्चन हाल ही में एक शिफ्ट में पूछा गया। अगला ऑप्शन है सामंत गोयल, इनसे भी आज के दिन एक क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछा गया। सामंत गोयल के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया कि रा के निर्देशक कौन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। इसका गठन 1968 में हुआ था, और इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और इसके जो निर्देशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, वो हैं सामंत गोयल। ये भारत की खुफिया एजेंसी है रा। और हाल ही में आज एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया आर वेंकट रमणी के बारे में, तो आज नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी से क्वेश्चन पूछा गया, और आज ही सामंत गोयल से के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, और आज ही वेंकट रमणी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो हमने इन तीनों के बारे में एक ही क्वेश्चन में डिस्कस करने की कोशिश की है। ऑप्शन के आधार पर हमने इनको डिस्कस करने का प्रयास किया है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं, तो हाल ही में आर वेंकट रमणी भारत के महान्यायवादी बने हैं, और ये एक संवैधानिक पद है, अर्थात इसका उल्लेख हमारे संविधान में है, और संविधान के आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। महान्यायवादी भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। यह भारत का सबसे बड़ा विधिक या कानूनी अधिकारी होता है महान्यायवादी। मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग ये एक संवैधानिक संस्था है, और संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 में है। और आज वाले एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया कि संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस भाग में है, तो संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख भाग 14 आर्टिकल 315 में है। तो यहां से चार ऑप्शन ये जो हैं ऊपर वाले चारों ऑप्शनों से आज क्वेश्चन पूछे गए हैं। और पांचवा ऑप्शन जो हमने शामिल किया है भारती दास, ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इन्हें बनाया गया है, सीजीए बनाया गया है इन्हें, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, भारत की लेखा महानियंत्रक। तो इनका पद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते रहे, इसको भी याद रखना है। तो वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, तो वर्तमान में महान्यायवादी आर वेंकट रमणी है। हमारे द्वारा शामिल किया गया प्रत्येक ऑप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत सोच समझ के ऑप्शन शामिल किए हैं। एक एक क्वेश्चन में जो ऑप्शन हमने शामिल किए हैं उनमें या तो पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए हमने ऑप्शन शामिल किए हैं, या हाल ही में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उनको शामिल करने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, किस कांग्रेस अधिवेशन में लखनऊ समझौता हुआ। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ और पहला अधिवेशन, और यह अधिवेशन बंबई में हुआ, जिसे वर्तमान में मुंबई कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
गठन 1885 में A.O. ह्यूम ने किया था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। और इसका पहला अधिवेशन 1885 में बंबई में हुआ और इसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। और जो आपका दूसरा ऑप्शन है 1907, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की। और इसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, कांग्रेस नरम दल और गरम दल दो गुटों में बंट जाती है। कांग्रेस नरम दल और गरम दल दो भागों में बंट जाती है कांग्रेस, अर्थात जो गरम दल के लोग होते हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। और 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। अंबिका चरण मजूमदार, तो अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की। और इसमें इस अधिवेशन की दो प्रमुख बातें हैं जो पेपर में बहुत पूछी जाती हैं। गरम दल और नरम दल के जो लोग थे ये आपस में फिर मिल जाते हैं, अर्थात जो गर्मपंथी समुदाय के लोग थे, गर्मपंथी स्वभाव के जो हमारे देश के नेतृत्व करता थे, वो 1907 में अलग हो गए थे और 1916 में ये पुनः मिल जाते हैं। तो नरम दल और गरम दल के लोग 1916 में पुनः मिल जाते हैं। और दूसरा काम 1916 में क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक समझौता होता है जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया लखनऊ समझौता, उसका आंसर यही होगा। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और इस अधिवेशन की प्रमुख विशेषता यह है, इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य से प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है सामान्यतया। तो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कल भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य ये असम का है। मणिपुर का जो शास्त्रीय नृत्य है उसे मणिपुरी कहते हैं, मणिपुरी। और कल यहां से एक क्वेश्चन और पूछा गया था मणिपुर से कि कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर है? कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। और यहां पर मणिपुर में लोकटक झील है, लोकटक झील जो पूर्वोत्तर की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और मणिपुर से संबंधित एक क्वेश्चन आज और पूछा गया, क्वेश्चन ये था MC मैरी कॉम, MC मैरी कॉम किस राज्य की हैं, किस राज्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन आज पूछा गया मणिपुर से। MC मैरी कॉम का संबंध मणिपुर से है। तीसरा ऑप्शन है आपका केरल। तो केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम केरल का है। एक दूसरा शास्त्रीय नृत्य यहाँ का है कथकली, कथकली केरल का है। थय्यम ये लोक नृत्य है यहाँ का केरल का, थय्यम। उड़ीसा का ओडिसी है, ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया असम का है। अगला क्वेश्चन है आपका स्वदेशी आंदोलन से पूछा गया, मॉडर्न हिस्ट्री से। स्वदेशी आंदोलन से सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहा? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने
बंगाल का विभाजन का ऐलान किया, बंगाल विभाजन का ऐलान किया। और इसी के विरोध में 1905 में ही 7 अगस्त 1905 को बंगाल के स्थानीय लोगों ने बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन शुरू किया। और कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में यह आंदोलन देशव्यापी आंदोलन बन जाता है और इस आंदोलन का नाम रखा गया स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। अर्थात इस आंदोलन का उद्देश्य था हमें स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, अंग्रेजों का बहिष्कार करना है, इनकी नीतियों का बहिष्कार करना है, इनके द्वारा बनाए गए कानूनों का बहिष्कार करना है। क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने अपने फायदे के लिए, अर्थात अंग्रेजों की नीति थी बांटो और राज करो, इसी नीति के तहत इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया और हिंदू और मुस्लिमों में टकराव पैदा कर दिया बंगाल का विभाजन करके। तो बंगाल का विभाजन, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, स्वदेशी आंदोलन से सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहा? तो स्वदेशी आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र बंगाल रहा, क्योंकि बंगाल के विभाजन के परिणाम स्वरूप लोगों में जो आक्रोश था, लोग दुखी थे, क्रोधित थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, और उसी के फलस्वरूप एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे बंग भंग विरोधी आंदोलन कहा गया। और फिर यही आंदोलन देशव्यापी आंदोलन बन जाता है जिसे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के नाम से जाना गया। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम है, संयुक्त प्रांत मध्य प्रदेश का नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? किस देश का संविधान सबसे बड़ा है? तो इसमें समझ लेते हैं। अमेरिका लिखा है, यूएसए का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान। अर्थात दुनिया में सबसे पहले अपना संविधान लिखकर अमेरिका में तैयार किया गया। दुनिया का पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान। इस संविधान का कुछ भाग लिखित रूप में है लेकिन अधिकांश भाग अलिखित रूप में है, तो अलिखित संविधान। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। लिखित संविधान। अगला ऑप्शन है नेपाल। तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 25 भाग। नेपाल का संविधान दुनिया का नवीनतम संविधान। नेपाल का जो नया संविधान है 2015 में लागू हुआ, तो दुनिया का नवीनतम संविधान नेपाल का संविधान। तो क्वेश्चन पूछा गया सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। दुनिया का सबसे सुंदर संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान। भारत का संविधान लगभग 300 लोगों ने 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिखकर तैयार किया, और 300 लोगों की जो सभा थी उसे संविधान सभा कहा गया। अगला क्वेश्चन है आपका, किसका संबंध क्रिकेट से है? तो पहला ऑप्शन है आपका साइना नेहवाल। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। दूसरा ऑप्शन है आपका सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है। लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है। तो एक शिफ्ट में आपके साइना नेहवाल से क्वेश्चन पूछा गया और दूसरे शिफ्ट में आज लक्ष्य सेन से क्वेश्चन पूछा गया। लक्ष्य सेन का संबंध किससे है और साइना नेहवाल का संबंध किससे है? ये दोनों 2 क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं आज। शरत कमल, इनका संबंध टेबल टेनिस से है और इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो बर्मिंघम में हुए उसमें भारत की ओर से ये शामिल हुए। भारत के खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस के और इन्होंने सर्वाधिक पदक जीते। और 2022 का
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं को दिया गया है। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शरद कमल को दिया गया। स्मृति मंधाना ये क्रिकेट से संबंधित है। तो आपसे पूछा गया स्मृति क्रिकेट से संबंध किसका है? स्मृति मंधाना का। अगला क्वेश्चन है 36वां राष्ट्रीय खेल 36वें राष्ट्रीय खेल कहां हुए? 36वां राष्ट्रीय खेल कहां हुआ? इसमें जो पहला ऑप्शन है इसको समझ लेते हैं। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन कर्नाटक के बंगलुरु में हुआ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण कर्नाटक के बंगलुरु में हुआ। और दूसरा ऑप्शन है आपका हरियाणा। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम ये हरियाणा के पानीपत में हुआ। तीसरा ऑप्शन है आपका गुजरात। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हुआ। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हुआ। और 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में ये गोवा में होंगे, तो ये भी याद रखना है। अगला ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से हमें याद रखना है कि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हरियाणा में हुआ 2022 में, और पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 2023 में मध्य प्रदेश में होगा। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 ये मध्य प्रदेश में होंगे। अगला ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में यूपी में होंगे। तो इसमें आपसे पूछा गया 36वें राष्ट्रीय खेल कहां हुए? गुजरात में। हर फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से तैयार करना है, वीडियो को बार बार देखना है, आपको आने वाली परीक्षाओं में बहुत लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है? तो आज 243 आर्टिकल में के बारे में पूछा गया एक शिफ्ट में, एक अगली शिफ्ट में आर्टिकल 17 के बारे में पूछा गया, और एक शिफ्ट में आर्टिकल 19 के बारे में पूछा गया। तो 3 क्वेश्चन हमने एक ही क्वेश्चन में शामिल किए हैं, उनको ऑप्शन के आधार पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो आर्टिकल 243 का संबंध किससे है? तो इसको समझ लेते हैं। 243 से 243 ओ 243 ओ इसका संबंध पंचायतों से है, और 243 पी से 243 जेड जी इसका संबंध नगर निकायों से, नगर पालिकाओं से है। तो इसका संबंध किससे है? पंचायत से। आर्टिकल 44 इसका संबंध समान नागरिक संहिता से है। समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 32 में है, और इसी आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश के नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को मूल अधिकारों का रक्षक माना गया है। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिटें जारी करते हैं। आर्टिकल 17 ये अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, आर्टिकल 19 से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आर्टिकल 19 किस भाग में है? तो आर्टिकल 19 भाग 3 में है। भाग 3 मूल अधिकारों में भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 शामिल है, और आर्टिकल 19 में
6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, पूरे देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कि देश के किसी भी भूभाग में बस जाने की स्वतंत्रता और कोई भी विधि सम्मत व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत प्रदान की गई। तो आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17। अगला क्वेश्चन है, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? तो ऑफलाइन की क्लास में मैंने कई बार इसके बारे में बताया है मैंने कि जो पहला ऑप्शन है आपका 1849 में पंजाब को मिला लिया ब्रिटिश साम्राज्य में। तो अंग्रेजों ने 1849 में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और अंग्रेजों ने 1853 में झांसी को मिला लिया ब्रिटिश साम्राज्य में। यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही की परीक्षा में, आज या कल वाले शिफ्ट में पूछा गया कि झांसी को कब मिलाया गया। तो झांसी को 1853 में मिलाया गया और अंग्रेजों ने अवध को 1856 में कुप्रशासन के आधार पर, बैड गवर्नेंस, कुप्रशासन के आधार पर मिला लिया। अर्थात इस दौरान भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा और इसी के कार्यकाल में राज्य हड़प की नीति लागू की गई। राज्य हड़प की नीति, इस नीति के तहत भारत में अगर किसी राजा और महाराजा के खुद का पुत्र नहीं है तो उस राजा और महाराजा के उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। झांसी की रानी के खुद का कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने दत्तक पुत्र अर्थात एक पुत्र को गोद लिया था। तो गोद लेने की प्रथा को वैल्यू नहीं दी जाती थी। अगर कोई राजा या महाराजा किसी बच्चे को गोद लेता था तो उस राजा या महाराजा का जो राज्य है उस बच्चे को नहीं मिलता था और वो ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया जाता था। यही है राज्य हड़प नीति। तो पंजाब को मिलाया गया, झांसी को मिलाया गया, अवध को कुप्रशासन का आरोप लगाकर मिला लिया क्योंकि अवध के जो अंतिम नवाब थे उनका नाम था वाजिद अली शाह और वाजिद अली शाह के पुत्र का नाम था बिरजिस कादिर। अवध को अंग्रेज मिलाना चाहते थे लेकिन उनके खुद का पुत्र था तो इन्होंने कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को मिला लिया। 1799, अगला ऑप्शन है 1799। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और इस युद्ध में टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ता हुआ शहीद हुआ और इसके तहत अंग्रेजों ने मैसूर को मिला लिया ब्रिटिश साम्राज्य में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 1856। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो ये त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। मेघालय से एक क्वेश्चन आज पूछा गया कि मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा मासिन राम में होती है। मासिन राम मेघालय में है और मेघालय की किस पहाड़ी में है मासिन राम? खासी पहाड़ी में। तो मेघालय की खासी पहाड़ी में मासिन राम है और क्वेश्चन ये पूछा गया कि मेघालय की किस पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मेघालय की ये जो खासी की पहाड़ी है यहां सर्वाधिक वर्षा होती है। ये क्वेश्चन आज पूछा गया। सिक्किम, यहां पर हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है और 35वां और 36वां संविधान संशोधन का संबंध सिक्किम से है। मणिपुर में कैबिल लामजाओ नेशनल पार्क है, लोकटक झील है और यहां का सागा दावा त्योहार भी आज पूछा गया। सॉरी, ये तो सिक्किम का है सागा दावा। तो मणिपुर में लोकटक झील है और कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। यहां का जो राजकीय पशु है वो है संगाई हिरण। संगाई हिरण। और
सिरुई लिली, ये भी मणिपुर से संबंधित है, इसको भी याद रखना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई, अर्थात हमारे देश में हरित क्रांति कब आई, तो इसको समझ लेते हैं। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई। इस दौरान योजना अवकाश चल रहा था, अर्थात 1966 से 69 तक योजनाओं में अवकाश चल रहा था, कोई भी योजना नहीं चल रही थी। और हरित क्रांति का जनक भारत में MS स्वामीनाथन को माना गया, क्योंकि इनके अथाह प्रयासों से, स्वामीनाथन के प्रयासों से भारत में हरित क्रांति आई। और दुनिया में हरित क्रांति का जनक मानते हैं नॉर्मन बोरलॉग को। तो 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। और हरित क्रांति में सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया। इसके तहत सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया। खाद का, अर्थात किसानों को प्रेरित किया गया, उनको सब्सिडी दी गई ताकि वो अपने खेतों में फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकें। सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया, किसानों को उन्नत किस्म के बीज मिल सकें, इसकी व्यवस्था की गई। और कीटनाशकों का प्रावधान किया गया ताकि कृषि में उत्पादन कई गुना बढ़ाया जा सके। 1965 में FCI का गठन हुआ, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ 1965 में। और 1965 में ही कृषि मूल्य आयोग का गठन हुआ। कृषि मूल्य आयोग अर्थात वो संस्था जो MSP निर्धारित करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो 1965 में कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया। और 1985 में इसी कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। और वर्तमान में ये संस्था MSP निर्धारित करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और वर्तमान में 23 फसलों का MSP कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा, अर्थात CACP के द्वारा निर्धारित किया जाता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइस। 1982 में नाबार्ड का गठन किया गया। नाबार्ड, प्रत्येक फैक्ट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से तैयार करना है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 में इसका गठन किया गया। कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए संस्था काम करती है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन ये कल वाली शिफ्ट का है, 11 जनवरी का है। कुछ क्वेश्चन कल छूट गए थे, उनको भी आज हमने शामिल कर लिया है, उनको भी देख लेते हैं। अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है, आगे वाले एग्जाम में बहुत लाभ मिलेगा। गांधी इरविन समझौता से संबंधित क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो इसको समझ लेते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। समझौता महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता हुआ। और अगला ऑप्शन है 1932। तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट या पूना समझौता, ये महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ। ये समझौता पूना की यरबदा जेल में हुआ, यही गांधी जी बंद थे। अगला ऑप्शन है 1928। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत आया और ये सबसे पहले क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है, भारत में कहां पर आया? बंबई में, जिसे वर्तमान में मुंबई कहते हैं। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। ये आया कहां? सबसे पहले बंबई में। इस कमीशन में कितने लोग थे? 7 सदस्य थे, सभी अंग्रेज थे, इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया, साइमन गो बैक के नारे लगाए। 1930 कल यहां से क्वेश्चन पूछा गया, नमक सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी ने 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू किया, अर्थात महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक
यात्रा शुरू की, पैदल यात्रा शुरू की, तो ये दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है इसे। ये नमक सत्याग्रह का ही भाग है। और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी में समुद्र तट में पहुंचते हैं और आंशिक रूप से थोड़ा सा नमक बनाते हैं। और नमक बनाना कानूनी अपराध था। अगर कोई भारतीय नमक बनाएगा तो उसे सजा मिलेगी, क्योंकि नमक बनाने का अधिकार केवल अंग्रेजों के पास था। उन्होंने ऐसे कानून बनाए थे और महात्मा गांधी ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया 6 अप्रैल 1930 को। इसी के पश्चात गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यही है नमक सत्याग्रह और यहीं से सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है 6 अप्रैल 1930 से। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931, 5 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा महासागर प्रशांत महासागर, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और गहरा महासागर अटलांटिक महासागर, अंग्रेजी के एस आकार का है अटलांटिक महासागर। और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहर। ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। दूसरा ऑप्शन है आपका कील नहर। यह उत्तरी सागर को, यूरोप महाद्वीप में है कील नहर, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। पहला ऑप्शन है आपका स्वेज नहर। स्वेज नहर ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। प्रत्येक फैक्ट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और चौथा ऑप्शन है नोटी, मतलब इनमें से कोई नहीं, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पनामा नहर। अगला क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, इमली में, अंगूर में। एस्टिक अम्ल ये सिरके में पाया जाता है। अगला ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, ये सिट्रस फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी आदि में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो आपसे पूछा गया सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एस्टिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये कल के क्वेश्चन है, ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम, कल कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, उनको हम आज अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। चिन्ना स्वामी स्टेडियम ये कल पूछा गया था, किस राज्य में है? तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम बंगलोर में है, अर्थात बंगलोर कहां पर है? कर्नाटक में। तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम कर्नाटक में है। कर्नाटक में कहां पर? बंगलोर में, चिन्ना स्वामी स्टेडियम। और बंगलोर में एक और महत्वपूर्ण स्टेडियम है जिसका नाम है कैंपेगौड़ा। कैंपेगौड़ा सॉरी, यहां पर स्टेडियम नहीं, चिन्ना स्वामी एयरपोर्ट होना चाहिए। चिन्ना स्वामी एयरपोर्ट किस राज्य में है? तो कर्नाटक के बेंगलोर में है। कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट, कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट ये भी बंगलुरु में है। और यहां पर भी हाल ही में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का निर्माण किया गया है। लद्दाख, लद्दाख एयरपोर्ट भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट है। कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट लद्दाख एयरपोर्ट। दिल्ली, दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। यह भारत का पहला एयरपोर्ट है जो नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित है। नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित भारत का पहला एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। कार्बन न्यूट्रल भारत का पहला एयरपोर्ट लद्दाख एयरपोर्ट। और हाल ही में चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। सरदार भगत सिंह, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। तो भगत सिंह के नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। तो चिन्ना स्वामी ये बंगलोर में है। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी का आकलन कौन करता है? ये भी कल का क्वेश्चन है।
तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, तो एक प्रकार की ये इनकम है। तो जीडीपी पूछा जाए या राष्ट्रीय आय पूछा जाए, इनका आकलन सीएसओ करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, पहले से ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता था। तो सीएसओ क्या करता है, ये भारत में राष्ट्रीय आय, जीडीपी, इन सभी का आकलन करता है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये भी पूछा जाता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत सीएसओ आता है। एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, 2019 वाली शिफ्ट में एनएसओ का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये एनएसओ है। और आज एनएसओ से क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है। तो गरीबी और बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं ये एनएसओ के द्वारा जारी किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। आरबीआई, भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, आरबीआई। तो मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो भारत में बीमा कंपनियों को कंट्रोल करने वाली जो संस्था है वो इरडा है। भारत में बैंकों को कंट्रोल और रेगुलेट करने वाली संस्था रिजर्व बैंक है। और इरडा का गठन 1999 में हुआ, 1997 के अधिनियम के तहत 1999 में हुआ। और इरडा से कल क्वेश्चन पूछा गया, इरडा का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। और इरडा से कल क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इरडा के वर्तमान में प्रमुख कौन है। तो इरडा के वर्तमान में जो चेयरमैन है उनका नाम है देबाशीष पांडा। तो देबाशीष पांडा इसके प्रमुख हैं, ये कल क्वेश्चन पूछा गया था। और आरबीआई का गठन 1935 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके प्रमुख शक्तिकांत दास हैं 25वें नंबर के। तो जीडीपी का आकलन सीएसओ के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टार्टअप योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है, ये आज क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्टार्टअप योजना का ऐलान 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री ने किया था। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2015 को स्टार्टअप योजना का ऐलान किया था। और इस योजना को 16 जनवरी 2016 से लॉन्च किया गया, स्टार्टअप इंडिया को। और ये उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये मंत्रालय इंडस्ट्रियल उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है योजना। 16 जनवरी 2016 को ये लॉन्च हुई। इसका ऐलान 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अगला क्वेश्चन है आपका, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है सीडीएस विपिन रावत, ये भारत के पहले सीडीएस थे। और हाल ही में अनिल चौहान दूसरे सीडीएस बनाए गए हैं। और इन्हें पद्म विभूषण 2022 से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। अगला ऑप्शन है पीएम मोदी, इन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को पहली बार यह अवार्ड मोदी जी को दिया गया है। और जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 ये किसे मिला, तो प्रथम एनजीओ को मिला। शरद कमल ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और इन्हें 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो खेल का हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो इसमें प्रथम एनजीओ आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता कितनी है।
तो महिला साक्षरता से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो भारत की जो साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% है, और इसमें जो पुरुष साक्षरता है ये है 82.14%, और जो महिला साक्षरता है महिला साक्षरता 65.46% है। और एक दो फैक्ट और पूछे जा रहे हैं साक्षरता से संबंधित। सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में है? तो केरल में है। सबसे कम किस राज्य में है साक्षरता? तो बिहार में है। तो आज हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।